नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी की चर्चा में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज यहां पर मसालों की करेंगे, जहां पर कुछ दबाव पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ नजर आया है। डिमांड और सप्लाई को लेकर यहां पर बाजार ने काफी सारी क्रॉप एंड डिमांड प्रोजेक्शंस की ही हैं, लेकिन आपको याद दिला दें, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, इसका फायदा भी आप यहां पर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं। सेबी ने पिछले साल जुलाई में मसालों के ऑप्शंस शुरू करने की मंजूरी भी दे दी थी। किस तरह का रिस्पॉन्स है, कैसे उसमें काम करेंगे, बताएंगे आपको। साथ ही साथ दूसरे देशों में किस तरह की एक्सपोर्ट की मांग है और खासकर कोरोना के बाद देश और दुनिया में मसाले किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं अमर अग्रवाल। ये हैं फूड इंडिया के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल। अंकित, नमस्कार, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में साथ देने के लिए। आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह की उठापटक हमने मसालों में आते हुए देखी है, पिछले साल भी अच्छी खासी तेजी बंदी थी, इस बार भी वही होता हुआ नजर आया है, क्या अब ये नॉर्म ऑफ लाइफ है आगे जाते हुए? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। मनीषा जी, जैसा कि हम पिछले साल देखे थे कि काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि यूक्रेन रशिया का वॉर था, मनी मार्केट्स में भी काफी उठापटक हो रही थी बड़े देशों में, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। इस वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पे, हमारी डिमांड सप्लाई पे भी पड़ा था। हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली स्पाइसेस में ही डील करती है, तो स्पाइसेस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमने जीरा में देखा कि काफी तेजी आ गई थी। धनिया भी काफी ऊपर चला गया था, 130-140 रुपीज पर केजी के भाव हो गए थे। बट जैसे जैसे ये सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स स्टेबलाइज होते नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो रहे हैं और आगे जाते मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस आने वाले समय में स्टेबल रहेंगे और स्टेबल डिमांड आउटलुक हम देख रहे हैं 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको कि चाहे वो हल्दी है या फिर जीरा है या फिर धनिया है, अगर आप पिछले 3 से 6 से 12 महीने का भी चार्ट उठा के देख लें तो अपने हाई से तो यहाँ पर गिरावट देखने को ही है। अंकित, आप कहेंगे कि एट फेयर वैल्यूज, और क्योंकि हमने काफ़ी सारे चाहे जीरा है, हल्दी है, स्पाइसेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हुई देखी हैं, सब तरफ से अब ये निकल के आ गया कि फसल क्या रह सकती है, मांग क्या है, एक्सपोर्ट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम हल्दी से ही यहाँ पर शुरुआत करें तो कैसे देखते हैं यहाँ पर कारोबार? हल्दी का इस साल का क्रॉप काफी बढ़िया रहा है मनीषा जी, जिस वजह से कि हमने जो ये पैनिक में जो प्राइसेस ऊपर चले गए थे पिछले साल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये भी आपने जैसे कहा फेयर वैल्यू की तरफ आ रहे हैं और काफी अच्छा क्रॉप होने की वजह से प्राइसेस जो है पिछले साल के मुकाबले 1000-1500 रुपया नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी। वी सी अ मैक्सिमम डाउन साइड ऑफ अबाउट 4-5 रुपीज फ्रॉम दीज लेवल्स बिकॉज ऑफ द हेवी अराइवल प्रेशर इन ऑल द सेंटर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। बट कहीं ना कहीं मई जून के आसपास इसका बॉटम बन जाना चाहिए और उसके बाद हमें लगता है कि like I said, till the first quarter of 2024 मांग भी अच्छी रहेगी और प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे विद अ पॉजिटिव अपवर्ड बायस। जीरा में इस साल में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं अंकित। यहाँ पर एक तो आपसे जानना चाहेंगे कि वॉल्टिलिटी यहाँ पर बाजार ने कैसे देखी है, चाहे वो प्रोक्योरर्स थे या फिर मसाला कंपनीज थी या फिर ट्रेडर्स थे? ये एक्चुअल में वॉलेटिलिटी जो रही है वो काफी ज्यादा रही है बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, और कहीं ना कहीं एक्सचेंज का इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल रहा है कि इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने में। और हम जैसे जो प्रोसेसर्स हैं या स्पाइस मर्चेंट्स हैं, हम लोग के लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल बना है पिछले 3-4 सालों में, आई शुड से राइट फ्रॉम 2019 कि हमने देखा कोरोना आया, फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो इस पीरियड में हमने देखा है कि एक्सचेंज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं दे हैव बिकम वेरी रोबस्ट, स्पेशली इन दीज 3 कमोडिटीज, जीरा, धनिया एंड टर्मरिक। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम जैसे स्पाइसेस प्रोसेसर्स या स्पाइसेस मर्चेंट्स के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस बन गया है अभी। जैसे कि प्राइस डिस्कवरी के लिए ये एक एक्सेलेंट टूल है, और जैसे कि हम जो पोजीशंस लेते हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की, उसमें प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए बहुत ही अहम टूल बन गया है। एट द सेम टाइम हम जैसे प्रोसेस को वी ऑलवेज हैव अ चैलेंज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्पाइसेस में क्या होता है, द मैक्सिमम अराइवल्स दैट कम्स इज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 60 to 90 डेज ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन हमको हमारे क्लाइंट्स को वो सप्लाई देना पड़ता है 365 दिन। तो उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी हमने देखा कि काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जो एक्सचेंज या ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत
तरीके से हो सकती है। ये सारे चीजें जो है ये डेवलप्ड नेशंस जो है लाइक अमेरिका, दे हैव बीन डूइंग इन कमोडिटीज लाइक कॉटन, मेज, सोयाबीन ऑन एक्सचेंजेस लाइक सीबीओटी एक्सेट्रा। बट जैसे जैसे इंडिया भी एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप हो रहा है और हम जैसे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ रहा है, हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में दीज टूल्स दैट एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स दैट एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग, दीज आर गोइंग टू बिकम इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोसेसेस, स्पाइस प्रोसेसेस एंड स्पाइस मर्चेंट्स। एग्जैक्टली अंकित, जैसे आपने काफी वैलिड पॉइंट वहां पर पुट आउट किया कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हेज टूल प्रोवाइड करते हैं। एक और यहाँ पर फ्यूचर्स तो हैं ही अंकित, और हमने ऑप्शंस इन गुड्स भी आते हुए देखा है। कितना फायदा आपने देखा है पार्टिसिपेंट्स को इन सभी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एक ही कमोडिटी के लिए एक्सचेंज में निकलते हुए? इसका काफी फायदा होगा मनीषा जी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे फ्यूचर्स के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज पिछले 4 या 5 सालों में सभी एक्सपोर्टर्स को, स्पाइस मसाला कंपनीज को इसका नॉलेज मिलता नजर आया है और इसका फायदा अब धीरे धीरे सभी लोग उठाने लग गए हैं। ऑप्शंस अभी भी थोड़ा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट है एज फार एज स्पाइसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स कंसर्न्ड है। तो जैसे जैसे इसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग यूज टू हो जाएंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स के, वैसे मैं समझता हूँ कि इसका फायदा और ज्यादा अच्छे रूप से उठा पाएंगे। जैसे आपने कहा कि फ्यूचर्स तो है, कॉन्सेप्ट ऑप्शंस जो है इट्स रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू स्पाइसेस। वेल नॉट ऑन ग्राउंड लेवल पर, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे शायद ये नया है, लेकिन एक रेफरेंस प्राइस के तौर पर अभी सभी बाजार यहाँ पर एनसीडीएक्स की तरफ देखते हैं, जैसे आपने कहा। साथ ही यहाँ पर धनिया की भी बात करेंगे, और मैं पीछे भी कुछ ट्रेडर से बात कर रही थी अंकित, और उन्होंने भी कहा कि धनिया इतना ऊपर था, उसके बाद लगातार हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। अगर आपने उन लेवल्स पे बेचा होता तो आप यहाँ पर आज इन पॉजिटिव होते। अगर आप अभी तक इन्वेंट्री पकड़ के बैठे हैं उस समय की, लास्ट ईयर की, तो अब तक यहाँ पर आप नुकसान में हैं क्योंकि भाव इतने ज्यादा गिर चुके हैं। एज अ केस स्टडी कैसा देखते हैं आप इन वन ऑफ दीज मसालों में बनती हुई, अगर हम धनिया का ही एग्जांपल लें तो? धनिया भी मैं समझता हूँ इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ पैनिक की धनिया 130 रुपया हो गया था। यूक्रेन इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ कोरिएंडर, और जब यूक्रेन में ये जो युद्ध हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसके वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ था अक्रॉस द वर्ल्ड, यूरोपियन नेशंस में काफी पैनिक हो गया था, इस वजह से ये प्राइसेस इमीडिएटली शूट अप हो गए थे। तो जैसे जैसे ये फैक्टर्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, प्राइस भी स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट एज अ स्पाइस प्रोसेसर या एज अ स्पाइस मर्चेंट, एज अ स्पाइस एक्सपोर्टर, हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे फिजिकल में कोई पोजीशंस हैं तो उसको हम किस तरीके से पॉजिटिवली हेज कर सकते हैं ऑन द एक्सचेंज, जिस वजह से कि ये जो इतनी बड़ी गिरावट आती है तो इसमें हमारे फिजिकल पोजीशंस को कोई नुकसान नहीं लगे। अभी जैसे आज अगर हमारी बात करें, हम लोग को काफी स्टॉक रखना पड़ता है स्पाइसेस का, सो दैट वी आर एबल टू सप्लाई टू आवर क्लाइंट्स इन इंडिया एंड आल्सो अब्रॉड थ्रू आउट द ईयर। बट अगर इतने प्राइस मूवमेंट्स होने लग जाएंगे, इतने वोलेटिलिटीज होने लग जाएंगे, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द प्राइस रिस्क। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। एब्सोल्युटली अंकित, जैसे आपने कहा भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से आपने लिया, आपने उसको प्रोसेस किया, जब तक आपने उसको बेचा, भाव में बहुत ज्यादा उठापटक यहाँ पर तब तक हो चुकी होती है। एंड ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय क्यूज जिस तरह के हैं उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो अगर एक स्मॉल ट्रेड लें या बड़ा ट्रेड लें, हेजिंग के तौर पर लें, डिलीवरी के तौर पर लें, आपने कैसे देखा है इस बाजार को सपोर्ट करते हुए आपको? नहीं, ये बाजार जो है लाइक आई प्रीवियसली सेड मनीषा जी, जब भी हम कोई बड़ा ट्रेड लेते हैं तो हम उतना एक्सपोजर ले लेते हैं, एंड विद द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दैट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट राइट नाउ, उतना बड़ा एक्सपोजर किसी भी कंपनी के लिए इट इज नॉट राइट। फिर तो वो स्पेकुलेशन हो जाता है, एंड वी आर नॉट स्पेकुलेटर्स, वी आर हियर ट्राइंग टू गिव सॉल्यूशंस टू आवर क्लाइंट्स कि हम माल प्रोक्योर कर रहे हैं फार्मर से या मंडी से, वी आर प्रोसेसिंग इट इन आवर फैक्ट्रीज एंड वी आर सप्लाइंग इट टू देम थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली, एक ही क्वालिटी। तो वी आर नॉट स्पेकुलेटर्स ओवर हियर। बट जब हम इतने बड़े पोर्शंस लेते हैं या इतने बड़े ट्रेड्स लेते हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ते ही चले जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट एक्सपोजर, इन ऑर्डर टू उस एक्सपोजर का जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम करने के लिए हमें पोजीशंस लेनी पड़ती है एक्सचेंज पे, एंड दैट इज हाउ दिस इज बिकम सो इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। एब्सोल्युटली, वरना तो हम स्पेकुलेटर्स बन जाएंगे।
जी हाँ, अगर आप हेज नहीं करते हैं तो आप ओपन मार्केट में बिल्कुल ओपन पोजीशंस लेके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं और आप प्राइस मूव्स जिस तरह से आते जाएंगे उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर पड़ता जाएगा। तो अगर आपको अपना मुनाफा बढ़ाना है और लॉसेस को कर्टेल करना है तो यहाँ पर हेज करना है काफ़ी उम्दा एक चीज़ रह सकती है। अंकित, आपने हल्दी और जीरे के बारे में तो यहाँ पर बात की और धनिया में हमने केस रिस्क की तरह यहाँ पर देखा कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन धनिया में भी अगर आगे की बात की जाए, बाजार को अभी भी लगता है कि यहाँ पर मांग ज़्यादा बेहतर अच्छी निकल के आएगी। रमदान है, आगे और धनिया की मांग निकलती हुई नजर आएगी, स्पेशली जब भाव यहाँ पर इतने ज़्यादा मुनाफा वसूली देख चुके हैं, कुछ और बढ़त शायद रह सकती है। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट? मनीषा जी, काफी नीचे आ गया है बाजार। 130 में 130 का हमने भाव देख लिया था ऊपर में, जो कि आज 69-70 के आसपास है। हमें लगता है कि प्राइसेस यहाँ से और 4 या 5 रुपया नीचे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेवी अराइवल्स इन द मार्केट। और मनी मार्केट अभी थोड़ा सा लिक्विडिटी, इट हैज बीन एफर्ट किए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड की लिक्विडिटी को टाइट किया जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ से 4-5 रुपीज नीचे चले जाए बाजार। बट आई सी द प्राइसेस स्टेबलाइजिंग आफ्टर जून। राइट अंकित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम तीनों मसालों पर बात भी करने के लिए। तो क्लियरली जैसे अंकित कह रहे थे, उन्होंने सप्लाई डिमांड और प्राइसेस व्यू तो यहाँ पर बताया ही, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिहाज से कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट क्या कुछ कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, ये भी पॉजिटिवली बताया। ऑफकोर्स ऑप्शंस को लेकर अभी भी थोड़ी सी कम पार्टिसिपेशन है, हल्की सी चिंता है, ज्यादा अवेयरनेस वहां पर क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की उठापटक हमने पिछले एक साल में सभी मसालों में आते हुए देखी है, जहां पर एक साल में 40, 50, 60% तक की मूवमेंट प्राइसेस में देखने को मिली है, हेजिंग परहैप्स यहाँ पर एक बेहतरीन टूल अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी की चर्चा में आज इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी, 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पे शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन
जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंक्रप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है। इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है, कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज डू यू नो में हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर यानी कि अमूल के बारे में। दरअसल अमूल जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर है मिल्क स्पेस में। ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से इसका एक फुल फॉर्म बनता है। अमूल जो कि करीब 85% मार्केट शेयर रखता है बटर स्पेस में और करीब 60 से 65% मार्केट शेयर रखता है चीज स्पेस में। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पहले तो अमूल गर्ल जो कि इनका एक एडवर्टीजमेंट आइकन है, 57 साल उसकी उम्र है और करीब 1966 से ये जो पूरा कैंपेन था वो लॉन्च हुआ था। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स की अगर बात की जाए अमूल से रिलेटेड तो करीब रोजाना 4.46 करोड़ लीटर ये मिल्क जो है वो प्रोक्योर करते हैं। और इस प्रोक्योरमेंट को अगर फर्दर डाइसेक्ट किया जाए तो रफली 31,000 लीटर पर मिनट यानी करीब 516 लीटर मिल्क पर सेकेंड ये प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरह का मेगा साइज अमूल का है, इसीलिए इस तरह की मेगा डोमिनेंस ये कंपनी पूरे स्पेस के अंदर रखती हुई है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अमूल से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज के बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर से एक आपका स्वागत है। हमारे साथ अब जुड़े हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता और त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल। रुपेश, आपसे पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी चर्चा हमने यहाँ पर मसालों में करी है। आपके पास कोई नियर टर्म वहाँ पर ट्रेड सॉल्यूशंस हैं क्या? मसाला की बात करें तो धनिया और हल्दी में एक्सपेक्टेड ही था। 90 के लेवल पे भी ऐसा लग रहा था कि बिकॉज ऑफ अच्छे क्रॉप के कारण और लैक ऑफ डिमांड के हिसाब से भाव नीचे ही जाएंगे। और 70 का बॉटम टूट के अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 6,500 के लेवल पे धनिया एंड टर्मरिक दोनों स्टेबल हो जाएंगे बिकॉज स्टॉकिस्ट भी अभी सोच रहे हैं कि ये भाव में एंट्री करें। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन मसाले वाले की डिमांड रहती है पूरे सीजन में भरने के लिए कंज्यूमर की डिमांड रहती है, वो भी अप्रैल महीने में अप्रैल और मई मंथ में आती है। वो दोनों डोमेस्टिक डिमांड अगर इकट्ठी हो जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है 6,500 का लेवल इवन टर्मरिक एज वेल एज कोरिएंडर के लिए बॉटम पकड़ के चलना चाहिए। ये भाव में अगर आगे डिमांड अच्छी निकलती है एंड कपल्ड विद अगर कुछ एक्सपोर्ट्स का भी डिमांड आ गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार 7,500 के लेवल आ सकते हैं। बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है क्योंकि धनिया में स्पेसिफिकली बम्पर एंड सुपर बम्पर क्रॉप है ये साल और अराइवल्स भी टाइम से जल्दी शुरू हो गई है। अच्छे मतलब इस टाइम इतनी ठंडी नहीं आई है, गर्मी के कारण अराइवल्स का प्रेशर भी सौराष्ट्र की मंडिया में बहुत अच्छा दिख रहा है। इवन हल्दी में भी देखे तो महाराष्ट्र साइड जो नांदेड़ ना वो सब एरिया है वहां पे भी अराइवल्स फुल स्विंग में शुरू हो गई है। तो ओवरऑल अभी भी 10 से 15 दिन भाव पे प्रेशर रहेगा बिकॉज अराइवल्स का प्रेशर जबरदस्त रहने वाला है। आने वाले दिनों में अगर डिमांड निकलती है तो इसमें भाव स्टेबल हो सकते हैं, ज्यादा बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा है जीरा में स्टिल बुलिश। मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर की जो तेजी था वो भाव भी ये साल टूट सकते हैं बिकॉज इस टाइम क्रॉप भी कम है, जो हवामान भी अभी है वो नॉट फेवरेबल फॉर जीरा के क्रॉप के लिए, जो यील्ड के लिए। और एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो जो तुर्की, सीरिया जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां पे भी थोड़ी कमजोर बुआई की बातें आ रही है। ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम टर्मरिक एंड धनिया, जीरा में सब जगह से बुलिश रिपोर्ट आ रही है। तो आने वाले दिनों में मे बी 15 मई टू 15 जून के बीच में नई हाई दिख सकती है। ऑलराइट, तो धनिया और जहाँ तक हल्दी की बात है कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन जीरे में मई जून में यहाँ पर फिर से तेजी की उम्मीद। साथ ही साथ रुपेश, यहाँ पर खाने के तेलों में अब कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पाम तेल, सोयाबीन यहाँ पर गिरावट है, ज़्यादातर दालों के भाव भी हल्के से नीचे हैं। फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े हमने कल आते हुए देखिए वो ऑन द लोअर साइड भी हैं। एल निनो की चिंता यहाँ पर बाजार को जरूर है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो प्राइसेस में कैपिटलाइज या फिर कहें कि कैलकुलेट होती हुई नजर नहीं आई है। ऑयल, व्हीट, पल्सेस, सब चीजों के भाव देखें तो अभी एकदम रिलैक्स है। गवर्नमेंट का टेंशन थोड़ा रिलीज हो गया है डेफिनेटली। और एडिबल ऑयल की बात करें तो गवर्नमेंट अभी ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से भाव टूटते जा रहे हैं, पाम ऑयल में भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी।
अभी भाव स्टेबल का, अभी गवर्नमेंट का फोकस कंज्यूमर से हटके अभी फार्मर्स की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज बहुत नीचे भाव चल रहे हैं। और अगर ज्यादा नीचे भाव रहा तो फार्मर्स एजुकेशन की भी बात आ सकती है। तो अभी गवर्नमेंट के लिए अभी रिवर्स ऑपोजिट स्टैंड पे जाना पड़ेगा। भाव बहुत नीचे आ गए, अभी उसको कैसे संभाला जाए उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने अभी से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो ओवरऑल कोई कंसर्न नहीं है। व्हीट में भी देखें तो अभी तीनों जो ऑप्शन किए गए वो अच्छे भाव में गए हैं। अभी एक 15 आज का कल का एक ऑप्शन बाकी है, उसके बाद में नई खरीदी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से ही सब चल रहा है। सो ओवरऑल गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव पे बराबर है। इन्फ्लेशन की 8% तो कोई कंसर्न दिख नहीं रहा है। ऑलराइट, यानी कि फूड को लेके कोई बहुत बड़ी चिंता यहाँ पर नहीं है। ज़्यादातर एसेंशियल कमोडिटीज़ और उसके अलावा भी हमने देखा है कि खाने पीने की चीज़ों में यहाँ पर कुछ मंदी ही देखने को मिली है। लेकिन क्लियरली जय, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो यहाँ पर भी मुनाफा वसूली का ही ट्रेंड इस हफ्ते में स्पेशली देखने को मिला है। शुरुआत यहाँ पर मेटल्स के साथ कर लेते हैं और चाइना डेटा ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छा आया है, चाहे वो रिटेल सेल्स है, ट्रेड नंबर्स हैं, उसका कुछ फ़ायदा यहाँ पर मेटल्स को आज मिलता हुआ दिखा। लेकिन क्या ये तेज़ी बाइंग सस्टेनेबल है? जी मनीषा, देखिए जो लास्ट 2-3 दिनों में हम लोगों ने देखा एक अपहेवल है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में। इन शॉर्ट यही कहना चाहूंगा कि वी आर लिविंग इन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। 2008-9 के बाद इस तरह का अनसर्टेन माहौल बना है, जिसमें यूएस ट्राई कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, फिर भी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं है, बैंक्स यहाँ पे बस्ट हो रहे हैं। चाइना का जो एक डेटा है वो एक जस्ट सिल्वर लाइनिंग है। यहाँ पे कितना सस्टेनेबल है ये डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से बाकी नंबर्स पैन आउट होते हैं। बट बिल्कुल शॉर्ट लिव लग रहा है। कल इन्फ्लेशन भी थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिला यूएस में। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब फेड अपना रेट हाइक में पॉज ला सकता है। यही उम्मीद पे एक बाउंस देखने को मिला है बेस मेटल प्राइसेस में। आई थिंक शॉर्ट लिव लग रहा है मुझे, जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आए। दिस कैन बी जस्ट ट्रीटेड एज अ टेक्निकल बाउंस। ऑलराइट, एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बाउंस हमने यहाँ पर सोने चांदी में भी आता हुआ देखा। ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर होल्ड जरूर करते हुए नजर आए हैं सोने के प्राइसेस, 1900 के ऊपर अब भी बरकरार। यहाँ पर क्या व्यू है? जी मनीषा, देखिए गोल्ड मुझे लगता है आउट परफॉर्म अभी और कर सकता है। न्यू लाइफ टाइम हाइज बन सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। देखिए अगर आप दोनों तरफ से देखें, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पॉज भी होता है तो वो भी गोल्ड के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यूएस में और सारे बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स एक्सपोज होंगे इस तरह के जो रन टू द बैंक हम लोगों ने देखने को मिला एसवीबी में। तो आई थिंक दोनों फैक्टर यहाँ पे सपोर्टिव है गोल्ड के लिए। ये मुझे लगता है एक $80 के जंप के बाद ये थोड़ा सा ब्रीदर है। आई थिंक प्राइसेस अगर $1875 तक भी आए तो बेशक यहाँ पे मुझे लगता है अनसर्टेनिटी को ध्यान में रख के वन शुड हैव अ पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर। और जिस तरह का सेल ऑफ हमने क्रूड में आते हुआ देखा है, अगर इस साल के हाई की बात करें तो वो 86 रहा है। लो यहाँ पर अब फिलहाल जो करंट लेवल्स हैं 78 के आसपास के, यहाँ से क्या करने की राय है? मनीषा देखिए, क्रूड मुझे लगता है बहुत ही वीकर फुट पे है। देखिए यूएस में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, तो बाइडेन गवर्नमेंट को ये एक बड़ा कंसर्न है कि इस तरह से वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टेबलाइज किया जाए, इंटरेस्ट रेट हाइक को कंट्रोल में लाया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। वो मुझे अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पे चाइना में ग्रोथ रिवाइव नहीं होता है और अगर फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का स्टैंस नहीं रोकता है तो बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम यहाँ पे $65 तक भी WTI का रेट देखने को मिल सकता है, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे कोई मिडिल ईस्ट में कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस नहीं आए। आई थिंक यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बहुत लिमिटेड है बेस्ड ऑन करंट मैक्रो फंडामेंटल्स। सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। आई थिंक $65 WTI की बात करें तो वहां तक मुझे दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो जोरदार मुनाफा वसूली कच्चे तेल में आगे भी रह सकती है। लेकिन जाने से पहले बहुत क्विकली एक कॉटन पे व्यू लाना चाहेंगे रुपेश, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 2 साल के लोस पर, भारतीय बाजारों में 60,000 का स्तर तोड़ने की तैयारी में। कॉटन की बात करते हैं, डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे समाचार नहीं आ रहे हैं। वन साइड डाउनवर्ड ही चल रहा है। इंडियन मार्केट में भी लोकल डिमांड धीरे धीरे पिकअप हो रही है। अराइवल्स भी बहुत अच्छी चल रही है। जो अराइवल्स पहले देखनी चाहिए थी अभी पिकअप आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 61,000 शुड बी द बॉटम प्राइसेस, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाजार काफी ज्यादा गिर चुके हैं, तो करंट लेवल्स पे मांग निकलने लगी है और रुपेश को लगता है कुछ सपोर्ट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया जय रुपेश, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज में स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी बाजार की तरफ।